अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। आज हम पढ़ेंगे अम्पेयर्स लॉ के मुतालिक, या इसका दूसरा नाम अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ भी है। हमें इतना तो पता है कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितना करंट गुजरे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इसी के बारे में बताया अम्पेयर्स ने। इसकी एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी कि कितना करंट गुजरे तो फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, अम्पेयर्स लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। ये अभी समझाई तो आपके सर के ऊपर से शुरू गुजर जाएगी। तो पहले हम उस मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको हलवा लगेगी, हलवा। सबसे पहले ये देखिए, ये एक वायर है, फर्ज करें इस वायर में से करंट गुजर रहा है। तो हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, इस वायर में से नीचे से ऊपर की जानब करंट गुजर रहा है। करंट जा रहा है नीचे से ऊपर और इसके गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है क्लोज लूप की शक्ल में। किसकी शक्ल में, एक क्लोज लूप की शक्ल में ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। राइट हैंड रूल क्या बताता था? राइट हैंड रूल ये बताता है कि अगर हमारा थंब करंट की सिमत को शो करे, अगर हमारा थंब किसको शो करे, करंट की सिमत को, तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां किसको शो करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। करंट अगर ऊपर की जानब जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यानी कि अब ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर और इधर से इधर। समझ लग गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है। अब हमारा काम क्या है, इस लूप के हमने इतने छोटे हिस्से करने हैं कि हर हिस्सा हमें ऐसे महसूस हो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ज़हन में रखना है कि इस लूप के इतने हिस्से करने हैं कि हर हिस्सा हमें ऐसे महसूस हो जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है। इस हिस्से को फर्ज कर लेते हैं, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन इतनी सी मैंने ड्रा किया है, ये है, फर्ज कर लो डेल्टा L1, ठीक है। अब इसको मैं इधर अलग ड्रा कर लेता हूँ। ये है हमारे पास डेल्टा, इधर ड्रा कर लो बड़ा है। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा L1। डेल्टा शो कर रहा है कि एक पॉइंट है। सबसे पहले हम एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर हम पूरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब एक पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। ये पॉइंट हमने इधर मैंने अलग ड्रा कर लिया समझने के लिए, इधर अलग। ये वाला पॉइंट क्या है, डेल्टा L1। ये छोटा सा पॉइंट है, मैंने इधर बड़ा करके ड्रा किया है आपके समझाने के लिए। अब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द टेंजेंट। यानी कि जैसे हम वो पत्थर के साथ, डोरी के साथ पत्थर बांधते हैं, तो यहाँ पे अगर पत्थर टूट जाए तो वो कहाँ पे जाएगा, इधर बाहर को। यहाँ से अगर टूट जाए तो वो किधर को गिरेगा, इधर को। ये टेंजेंट है। अब इस पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे अगर टूटे तो वो किस तरफ, टेंजेंट इधर ड्रा करें तो वो तकरीबन ऐसे बनेगा, ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट के ऊपर अलोंग द टेंजेंट होती है। कहाँ पे होती है, टेंजेंट। अब इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करूं तो वो तकरीबन इस तरह बी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट। अब यहां पे देखें, इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल बनाऊं तो एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो हमें पता है, अब देखो कोई भी टेढ़ा वेक्टर हो, कोई भी टेढ़ा वेक्टर हो तो उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट। अब ये एक टेढ़ा वेक्टर है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ा वेक्टर है। इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। अब यहां पे देखें, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा होता है वाई वाला कंपोनेंट। थीटा के सामने हमेशा वाई वाला कंपोनेंट, और थीटा के जो साथ होता है वो वाला हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्स वाला कंपोनेंट। समझ लग गई? थीटा के सामने हमेशा वाई वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ हमेशा एक्स वाला कंपोनेंट। हमारा काम क्या था, हम इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे थे कि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है।
अब यहां पे देखें इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट कौन सा है, डेल्टा L1। इस पॉइंट की सीमत में बी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट। बी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट। इस पॉइंट की सीमत में है ना एक्स वाला कंपोनेंट, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बी एक्स डेल्टा L1। मैग्नेटिक फील्ड फॉर डेल्टा L1, एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, बी एक्स डेल्टा L1। अगर मैं x को हटाऊं तो यहां पे लिख सकता हूं बी कॉस ऑफ थीटा डेल्टा L1। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को हटाएं तो यहां पे cos थीटा, अगर y को हटाएं तो sin थीटा आता होता है। अब ये देखें फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा, cos को अगर यहां पे मैं डॉट लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि डॉट को हटाएंगे तो वापस क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक पॉइंट की। इसी तरह अगर हम दूसरे पॉइंट की भी निकालें तो वही सेम तरीका। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर L2 के लिए क्या आएगी, बी डॉट डेल्टा L2 मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे पॉइंट के लिए क्या आएगी, बी डॉट डेल्टा L3। इस तरह जितने भी हमने बनाए हैं, जितने भी इसके पार्ट्स बनाए हैं, तो वो क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल्टा LN। फर्ज कर लें हमने n पार्ट बनाए हैं, इसके इतने छोटे टुकड़े किए हैं, n तक कर दिए। अब n पता नहीं क्या है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हर पॉइंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इन पॉइंट्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, आ जाएगी सर, आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखते हैं, टोटल 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 पंप, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखिए इन सब को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बी डॉट डेल्टा L1 प्लस बी डॉट डेल्टा L2 प्लस बी डॉट डेल्टा L3। इसी तरह चलता चलता बी डॉट डेल्टा LN। सबको प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ही, वो मैं आपको बताता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन लगा के I इज इक्वल टू 1, I 1 से लेकर n तक, बी डॉट डेल्टा LI, I 1 से लेकर n तक। अगर हमने 10 पार्ट किए हैं तो यहां पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब एम्पेयर ने क्या कहा था, एम्पेयर ने कहा था कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर है, वो बराबर होती है म्यू नॉट और आई के, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये क्या आ गई है, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है मैग्नेटिक फील्ड। एम्पेयर ने कहा था कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होती है म्यू नॉट टाइम्स आई के। अब हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, तो गौर से देखें, ये सम की अलामत है, इन दोनों के दरमियान में डॉट है, तो ये शो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को। अब ये देखें, सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये डेल्टा एल शो कर रहा है कि एक एलिमेंट की लेंथ को। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई। अब टाइम्स का मतलब यहां पे क्या है, अक्सर लिखा होता है 2c, तो 2c के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं 2 टाइम्स c, या a मल्टीप्लाई b लिखा हो तो हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं a टाइम्स b। ये ना भी पढ़ा हो तो लेकिन ये आपने सुना होगा 2 टाइम्स c। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान में भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं टाइम। दोबारा गौर से देखें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई। एक दफा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, एक दफा रीड आउट करो। रीड आउट कर लिया। अब वही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ लूप की लेंथ है ना, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई। उम्मीद है आपको ये याद होगी। म्यू नॉट यहां पे क्या है? म्यू नॉट यहां पे कांस्टेंट है। म्यू नॉट यहां पे क्या है? एक कांस्टेंट है। इसे कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका ऐसा यूनिट एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें और इसकी वैल्यू भी याद कर लें। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इसकी वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसका ऐसा यूनिट है और ये इसकी वैल्यू है। अब मैं इसकी ये एक्स्ट्रा के तौर पर, यहां पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख रही है, ये हल्की सी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये लिख के आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या चीज है? ये किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है, किसी सबस्टांस की वो प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है अपने अंदर से गुजरने के लिए, ठीक है। परमीएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइज, यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी में जिस्म में से गुजर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसकी परमीएबिलिटी। एक हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब वो चीज वहां पे क्या थी? वो थी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा रोकता है तो उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी। वो थी अपोज करने की सलाहियत को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करने की सलाहियत, किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करने की मुखालफत करने की सलाहियत को क्या कहते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।